अगर आपको याद हो तो 6 अक्टूबर 2023 ये फ्राइडे का दिन था और महीने का पहला फ्राइडे था और इस दिन एनएफपी आनी थी। मार्केट 1810-20 डॉलर पर ऑन्स के हिसाब से चल रही थी। एनएफपी का डेटा रिलीज हुआ है और मार्केट शूट की है ऊपर की तरफ और उसके बाद मार्केट ने गैप बनाया जो नेक्स्ट मंडे था। गैप से मार्केट ओपन हुई, वो गैप आज तक फिल नहीं हो सका है। 1810 का लो बनाया था मार्केट ने और आज मार्केट 3750 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रही है, यानी कि 100% से भी ज्यादा गोल्ड का प्राइस इंक्रीज कर चुका है उसके बाद। इस तरीके के और भी बहुत सारे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे जो एनएफपी से रिलेटेड है, जिसके अंदर मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स चेंज हुए हैं मार्केट के अंदर एनएफपी के आने की वजह से। यार एनएफपी हर महीने में आता है, लेकिन फिर भी आखिर क्या है ऐसा एनएफपी के अंदर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। और इसके आने से पहले सारे ट्रेडर्स के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं और जाने के बाद मार्केट के उतार चढ़ाव समझ नहीं रहे होते। तो आखिर क्या है ऐसा एनएफपी के अंदर, आज डिस्कस करते हैं। एनएफपी का मतलब है नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म का मतलब यह है कि गैर ज़राती। गैर ज़राती मतलब जो फसल से रिलेटेड जो काम है वो इन्वॉल्व ना हो, यानी कि फसल की कटाई और बीज वगैरह डालने वाली और खेती बाड़ी के कामों के अलावा जो जॉब्स है ना, उनका डेटा आता है नॉन फार्म पेरोल्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम से ये तो पता चल गया कि इसमें उन नौकरियों का जिक्र है कि जो गैर ज़राती शोबे हैं, यानी कि जिनका ताल्लुक खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर के अलावा है। अब इस डेटा के अंदर फार्मिंग के पेरोल्स को क्यों नहीं ऐड किया जाता, ये वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। एनएफपी असल में यूएस की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट होती है जो एवरी मंथ पहले फ्राइडे को, यानी कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ के अंदर रिलीज होती है। और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी करेंसीज के अंदर, बड़ी बड़ी कमोडिटीज के अंदर, बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर जो बहुत बड़े बड़े मेजर ट्रेंड शिफ्ट्स जो आते हैं वो आम तौर पे जब आप देखेंगे तो वो ऐसा कोई दिन होगा कि जिसके अंदर एनएफपी आई हुई होगी, उस दिन मेजर ट्रेंड शिफ्ट होते हैं। अच्छा, इस डेटा के मेजर डेटा होने की एक बुनियादी वजह है, जो डेटा है ये डायरेक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका और फेडरल रिजर्व के डिसीजंस को इंपैक्ट करता है डायरेक्टली। अगर मिसाल के तौर पर जॉब्स कम हो रही हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फेडरल रिजर्व इस हवाले से पॉलिसीज बनाएगा कि रेट कट किए जा सकें। जब रेट कट किए जाएंगे तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। मिसाल के तौर पे जब जॉब्स का डेटा वीक आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जॉब्स कम है और जॉब्स कम है तो इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी कम है। अब फेडरल रिजर्व को इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी कि रेट को कट करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन्स इजीली मिल सकेंगे। जब लोन्स इजीली मिलेंगे तो बिजनेस ओनर्स के लिए हायरिंग्स आसान हो जाएंगी, नई जॉब्स क्रिएट करना आसान हो जाएंगी। जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होगी। इसी तरीके से अगर जॉब्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जॉब मार्केट के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया है तो अब फेडरल रिजर्व इस चीज के ऊपर डिसीजन लेगी कि रेट को किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को फिर एडजस्ट करना पड़ता है। जब रेट बढ़ेगा तो फिर लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर इसका मतलब है कि जॉब कटिंग होगी। और इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के अंदर एनएफपी का बहुत बड़ा किरदार होता है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि ये जो डेटा है ये मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी कि जो बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं उनके डिसीजन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जाहिर सी बात है कि जॉब मार्केट है। मार्केट में बिजनेस है तो जॉब्स हैं, जॉब्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नॉन फार्म क्यों है, यानी कि फार्मिंग वाली जॉब्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा, यानी कि खेती बाड़ी से जो रिलेटेड जो मजदूर तबका है उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। तो इसका जवाब ये है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सीजनल होते हैं और जब सीजन खत्म हो जाता है तो फार्म्स की जॉब बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस वजह से डेटा काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर इस डेटा को इंक्लूड कर दिया जाए तो एनएफपी के अंदर सिर्फ उन जॉब्स का डेटा काउंट किया जाता है जो सीजनल नहीं है, जो रेगुलर है, जो सारा साल चलती है, ताकि यह फैसला करना आसान हो कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब बात यह है कि एनएफपी का असर तकरीबन सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर आता है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी आएगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आएगा, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी आ जाता है। गोल्ड के ऊपर भी इसका असर आपको दिखाई दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर एनएफपी वीक आई है तो इसका मतलब है कि जॉब्स कम हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर वीक हो रहा है। अब डॉलर वीक हो रहा है तो आम तौर पर गोल्ड उसके अगेंस्ट में स्ट्रांग होता है। ये मैं आपको यूजुअल और नॉर्मल केस का सिनेरियो बता रहा हूं, इसके अंदर एक्सेप्शंस जाहिर सी बातें मौजूद हैं, हर जगह के ऊपर ऐसा नहीं भी होता। और अगर इसके बरक्स एनएफपी स्ट्रांग आई है इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है और डॉलर के अगेंस्ट में बाकी सारी चीजें उसूली तौर पर नीचे की तरफ जाती हैं, यानी कि गोल्ड के अंदर बेरिश मूव दिखाई देगी आपको, स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत नीचे की तरफ मूव दिखाई देगी। करेंसीज जैसे यूरो है, जीबीपी है, एयूडी है और दूसरी करेंसीज वगैरह हैं वो आपको डॉलर के अगेंस्ट में नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देंगी। तो एनएफपी जिस दिन होती है यानी कि महीने के पहले फ्राइडे को, तो उस दिन मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल चीजों के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही होती है और गोल्ड के अंदर तो बाज़ वक़्त 500 पिप की मूवमेंट भी देखने को मिल रही होती है, बल्कि बाज़ दिनों के अंदर एक आध मिनट के अंदर ही मार्केट 30 40 डॉलर ऊपर नीचे मूव कर जाती है। उम्मीद करता हूं आपको इस डेटा की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी और एनएफपी होती क्या है ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है उनके लिए भी ये नॉलेजेबल साबित हो।